वेलकम टू कैरियर इजी चैनल। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमने कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज़ करनी है वो पढ़ ली है। ठीक है, अभी इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक कोई ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, उसके ऊपर कुछ इनपुट्स लगाएंगे और उसके कोरस्पॉन्ड उसके आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है जी। तो सपोज अभी हम पहले डील करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को जो स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करेंगे 1/st। टी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ठीक है जी। और जो यहाँ पे ये समर लग गया, क्रॉस भी आ सकता है, नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे सपोज। तो यहाँ पे मैंने r(t) दिया और यहाँ से कुछ आउटपुट आई c(t). ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एच नहीं बनाया, इसका मतलब वो डायरेक्टली 1 है। इसका मतलब यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आएगा, तो मल्टीप्लाई होने की जो भी यहाँ पे वो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि h(s) की वैल्यू 1 बनी, ये g(s) बना, तो मैं इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकता हूँ। तो अगर आप इसका ट्रांसफ़र फंक्शन t(s) फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बिकम 1/1 + st। ठीक है जी, ये बन गया ट्रांसफ़र फंक्शन। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर मैं यहाँ पे 1/1 + st लिख सकता हूँ। इसके ऊपर कुछ इनपुट दिया आपने r(s) फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और इसके आउटपुट आई c(s). ठीक है जी। तो मुझे c(s) चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैंने कोई इनपुट दी तो आउटपुट क्या आई। अब क्वेश्चन ये है कि इनपुट के कुछ टाइप हो सकते हैं, जैसे आपने इम्पल्स लगाया del(t), हो सकता है आपने यूनिट स्टेप लगाया u(t), और हो सकता है आपने रैंप लगाया r(t). इसके लिए भी हमने r(t) यूज़ किया। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इसको मैं कुछ ऐसा यूज़ कर लेता हूँ, रैंप पे लिखता हूँ पूरा। ठीक है, रैंप सिग्नल, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो रैंप टी को जनरली TUT लिखते हैं। ठीक है, आपको याद होएगा मैंने लास्ट जब बेसिक सिग्नल की बात की थी तब मैंने ये बताया था कि रैंप को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो c(s), मुझे मेरा एम क्या है, जब आपने इनपुट RT दी तो आउटपुट CT क्या आई। तो मुझे पता है कि c(s/r(s) फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो ट्रांसफ़र फंक्शन के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ c(s) कितना होता है, r(s) / 1 + st। ठीक है जी। अब पहले बात करेंगे del(t) की। तो del(t), तो ये मान लो आपके पास टाइप केस 1 है, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या है कि r(t) क्या है आपके पास, del(t). ठीक है जी, जो इनपुट सिग्नल है वो del(t) है। तो del(t) का मैंने आपको बताया था, आपको पहले मैंने बताया भी थे कि कौन कौन से सिग्नल है जिनका आपने लैप्लेस याद रखना है। तो del(t) का लैप्लेस होता है 1। इसका मतलब r(s) 1 बना, तो c(f)(s) आ गया 1/st। तो अगर मैं इसको, ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डोमेन है, लैप्लेस डोमेन है, बट आपको चाहिए c(t), तो c(t) की वैल्यू कितनी आएगी। आप देखो, इसको इन्वर्स फॉर्म में लेके जाओ। अब इसका एज सच इन्वर्स कुछ पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा। कैसे, इसको मैं ना t कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो ये बनेगा, देखना, s + 1/t। ठीक है जी, s + 1/t। तो आपको याद होएगा आपको याद होएगा कि ये स्टैंडर्ड सिग्नल होता है। सॉरी, मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूँ। e⁻t(u)t), इसका जो लैप्लेस होता है वो होता है s + a। इसका जो लैप्लेस होता है वो होता है s + a, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, अगर तो ये हमारे पास a का काम करेगा, तो इसका जो लैप्लेस इन्वर्स जो आएगा, क्योंकि ये c(s) है, तो CT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/t एक्सपोनेंशियल -a कितना है, 1/T × t। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ऐसे आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड केस थोड़ा कंसिडरेबल होता है, केस 2, दैट इज़ जब आपके पास इनपुट r(t), ये आपके पास स्टेप सिग्नल आएगा। जब r(t) आपके पास स्टेप सिग्नल है, ठीक है, तो r(s) क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/s। और ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर मैं इसको पुट इन 1, अगर मैं इसको 1 में पुट करता हूँ, तो सॉरी, इस 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं 1। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर मैं 1 में पुट करूँगा तो आप देख सकते हो c(s) की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/s × 1/1 + st। अब आपको चाहिए CT, तो मैं क्या करूँगा, इसका लैप्लेस इन्वर्स करूँगा। और आपको पता है ये लैप्लेस डोमेन से डायरेक्टली यहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से करना आता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इसको सम फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आपने सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी टाइप होते हैं 3 to 4 टाइप्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो के अंदर। तो वो वीडियो मैं आपके पास डाल दूंगा अभी अपलोड करके थोड़ा टाइम बाद। तो बट ये सभी को आता होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसका लैपलेस इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा इसको, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा a/s प्लस b/1 + st, ठीक है। तो आप यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके a और b की वैल्यू निकाल लेना। a और b की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ठीक है। अभी यहाँ एग्जैक्टली याद नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो a की वैल्यू आएगी वो आपके पास यहाँ से बनती है शायद 1 के इक्वल, ठीक है। और जो b की वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी t के इक्वल, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, शायद ऐसा कुछ बनेगा। तो जब आपके पास, तो फिर अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ c(t), तो c(t) क्या आएगा, a जो भी वैल्यू थी जैसे 1 थी, ठीक है, 1/s किसको होता है, ut का, ओके। उसके बाद यहाँ पे b जो भी आएगा, ठीक है, प्लस b इंटू यहाँ से t कॉमन निकाल लेंगे पहले, b/t एक्सपोनेंशियल -1/t इंटू टी, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, b की वैल्यू t ही आएगी इंटू यू टी। तो जब आप यहाँ से सी टी निकाल लेंगे वो आएगा 1 - एक्सपोनेंशियल -t और माइनस ये कैपिटल टी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्मॉल टी, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू यू टी। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। इसी तरीके से आप सेम मेथड लगा के आपने क्या करना है, आर ऑफ एस केस 3 आएगा, उसके अंदर आर ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि वो रैंप सिग्नल बनेगा टी यू टी, उसका लैपलेस क्या बनेगा 1/s², ठीक है। 1/s² बनेगा तो यहाँ पे 1/s² आएगा, यहाँ पे 1/s² आएगा। फिर पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a/s प्लस b/s² प्लस c/1 + st। फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन से abc की वैल्यू निकाल लेना, तो उसको वापस कन्वर्ट कर लेना। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम को कुछ इनपुट देके आप कोरस्पॉन्डिंगली उसकी आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम है जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। अब यहाँ से कुछ आउटपुट का कुछ फीडबैक हुआ, तो आप देख रहे हो यहाँ से आर ऑफ एस, ठीक है, टाइम डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन में आर ऑफ एस से यहाँ से कुछ आपके पास इनपुट आई, जो भी यहाँ से फीडबैक हो गया आई। तो यहाँ पे माइनस होने के बाद ये जो सिग्नल बनेगा, मैंने आपको पहले बताया क्या बनेगा, आर ऑफ एस, ठीक है, माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, है ना। ये देखो, ये सी ऑफ एस है, ये सी ऑफ एस है, यहाँ पे सी ऑफ एस से एच ऑफ एस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे गया सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहाँ से माइनस होने के बाद ये जो सिग्नल डिफरेंस होने के बाद आया, दिस सिग्नल इज कॉल्ड एरर सिग्नल, ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एरर सिग्नल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एरर ही रहेगा। जनरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है एरर से, एरर कोफिशिएंट आपने सुना भी होगा वर्ड, एरर कोफिशिएंट निकालो ये सब। तो वो टॉपिक है अब हमारे पास एरर से रिलेटेड। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि ई ऑफ एस एरर सिग्नल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको ये भी पता है कि इस पूरे सिस्टम को हटाकर, इस पूरे सिस्टम को हटाने के बाद मैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हटाने के बाद टी ऑफ एस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। टी ऑफ एस, यहाँ पे सी ऑफ एस और यहाँ पे आर ऑफ एस। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सी ऑफ एस किसके बराबर होता है, आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ से, पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ई ऑफ एस क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आर ऑफ एस माइनस सी एस की जगह आ जाएगा आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस, ठीक है जी, इंटू एच ऑफ एस। तो यहाँ से आर ऑफ एस कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर मैं आर ऑफ एस कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो नहीं, आर ऑफ एस में कॉमन नहीं लूँगा। यहाँ से मैंने क्या किया, सी ऑफ एस की वैल्यू ये पुट कर दी, ठीक है। तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अंदर क्या बचा 1 माइनस, ठीक है। तो टी ऑफ एस की वैल्यू क्या थी, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और ये एच ऑफ एस अलग से। तो आप देख रहे हो यहाँ से जब इसको सोल्व करूँगा, एलसीएम लूँगा, तो ये बन जाएगा ई एस बाई आर ऑफ एस, ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस डिवाइड बाय, यार ये पेन काम करना बंद कर गया, एक सेकेंड, जी ऑफ एस डिवाइड बाय
ये कितना आएगा 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और फाइनली आपके पास ई ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू ये बनेगा 1/1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है जी, और मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, जो एरर सिग्नल होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैनर के अंदर जो एरर डिफाइन होती है वो तभी डिफाइन हो सकती है आपके पास अगर आपके पास एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूनिटी फीडबैक बोलते हैं इसको, यूनिटी फीडबैक। कई बार आपको क्वेश्चन दिया होगा कि यूनिटी फीडबैक के साथ जीएसई है, तो वो और जब भी कोई फीडबैक डिफाइन हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव फीडबैक है। तो जनरली जो आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके अंदर एच ऑफ एस 1 आएगा। ठीक है, बट ये दिस इज कॉल्ड यूनिटी फीडबैक। कई बार नॉन यूनिटी फीडबैक होती है, उसका मैं मेथड आपको अलग से बताऊंगा, बट वो आपके ये यूनिवर्सिटी एग्जाम इवन गेट के अंदर भी वो चीज़ डिस्कस नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एच ऑफ एस 1 के लिए ही डिफाइन होती है, यूनिटी फीडबैक के लिए। तो अगर मैं यहाँ से ई ऑफ एस की बात करूँ, एरर सिग्नल, ये कितना आएगा आर ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, और ध्यान रखना एच एस की वैल्यू 1। तो कई बार अगर आप ये जी एस भी लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आई आपके पास स्टडी, इसको बोलते हैं एरर सिग्नल। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक वर्ड होता है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर का मतलब इसको लिखा जाता है ई एस एस। मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट एरर का ई स्मॉल ई से डिनोट करते हैं ई एस एस। इसका मतलब है एरर सिग्नल की वैल्यू स्टडी स्टेट मतलब टी इज इक्वल टू इन्फानाइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको टाइम डोमेन के अंदर अगर कोई एरर सिग्नल है उसकी फाइनल वैल्यू बतानी है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी भी चीज़ की फाइनल वैल्यू बतानी है तो अगर आपको उसका लैपलेस डोमेन पता है तो आप डायरेक्टली उस सिग्नल की स्टडी स्टेट वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? तो मैं लिख लूँगा ई एस एस। ठीक है जी, ई एस एस का मतलब है स्टडी स्टेट एरर। ठीक है, यहाँ पे ई एस लिखेंगे, सॉरी ई ऑफ टी, इसका मतलब एरर सिग्नल। और अगर यहाँ एस एस लिखा गया इसका मतलब ई एस एस क्या होता है, ई एस एस होता है लिमिट टी अप्रोच टू इन्फानाइट ई ऑफ टी। एरर के अंदर अगर टी को इन्फानाइट पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्टडी स्टेट एरर बोलते हैं उसको। तो एक तो ये मेथड है कि आप ये फॉर्मूला सोल्व करके जो भी ये वैल्यू है उसको वापस टाइम डोमेन में ले जाओ, ई ऑफ टी आ जाएगा, वहाँ टी को इन्फानाइट पुट कर दो। तो वो मेथड थोड़ा लेंथी है, मैंने आपको बताया था। ऐसे केसेस के लिए अगर आपको स्टडी स्टेट वैल्यू निकालनी है तो ई एस एस क्या बनेगा, ई एस एस बराबर होता है लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है जी, तो मैं क्या यहाँ से बोल सकता हूँ कि स्टडी स्टेट एरर किसके बराबर है, लिमिट एस अप्रोच टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। ठीक है, तो अब कोरस्पॉन्डिंग टू इनपुट आर ऑफ टी डिफरेंट टाइप के आप स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो हमारे पास कुछ केसेस, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट इनपुट्स के लिए इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे स्टेप सिग्नल। ठीक है जी, तो स्टेप सिग्नल लेंगे और स्टेप सिग्नल में भी मैं आपके पास किसकी बात करूँगा, यूनिट स्टेप की कर लेते हैं पहले। ठीक है, यूनिट स्टेप की बात कर लेंगे। तो यूनिट स्टेप मतलब आर ऑफ टी जो आपके पास है वो यू टी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आपके पास ई एस एस, ठीक है जी, ई एस एस की क्या वैल्यू आएगी, ई एस एस बराबर आएगा लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो। देखो अगर आर ऑफ एस ये है तो एस इंटू आर ऑफ एस, चलो लिख ही लेता हूँ उसको, एस इंटू 1/s। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस। अब मैं एच एस को नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है एच ऑफ एस 1 है और वो ओपन लूप सिस्टम आपको बना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिख के देगा, क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो लिख के देगा। ठीक है, तो ये जी ऑफ एस ही लिख रहा हूँ, चलो लिख ही लेता हूँ यार, कन्फ्यूजन हो। ठीक है, एस से एस कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये क्या बनेगा, ई ऑफ एस 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 बन गया लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो। ठीक है जी, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जी एस एच एस। तो मैं इसको वापस ये भी लिख सकता हूँ कि ई एस एस, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ई एस एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो जी एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, तो इसको ई एस एस को हम क्या लिखेंगे 1/1 प्लस के पी। तो मैंने क्या किया, एक वर्ड यूज़ किया के पी, वेयर के पी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोच टू ज़ीरो जी एस इंटू एच एस।
इस पूरे फैक्टर को मैंने के पी लिख लिया। तो अब कभी भी जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल की एरर की बात की जाएगी तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, 1/1 + KP। और वहाँ पे अब हमारा एम जो है सिर्फ KP निकालना रह गया। तो KP को कैसे निकालना है, जो भी वो GSHS आपको लिख के देगा आपने क्या करना है, उसमें लिमिट s अप्रोच टू 0 पुट करनी है। ठीक है जी। तो GSHS के अंदर जब आप लिमिट s अप्रोच टू 0 पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो KP बनेगा। KP को यहाँ पुट करेंगे तो स्टडी स्टेट एरर आ जाएगी। और ख़ास बात क्या है, अब देखो अगर यहाँ पे सपोज यूनिट स्टेप की बजाय अगर यूनिट स्टेप की बजाय नॉर्मल स्टेप सिग्नल होता है जिसका स्टेप ए था, ए कोई वैल्यू है 5 6 7 कुछ भी, तो सपोज यूटी की जगह 5 UT आ गया, 5 तो यार AUT मतलब 5 UT, AUT मतलब ए की वैल्यू अगर 5 है तो बन जाएगा 5 UT। तो इसके कोरस्पॉन्ड अभी यहाँ पे नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है, अभी यहाँ पे 1 ही है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो अगर AUT होता इनपुट तो यार R क्या बनता है, A/S। अगर R ये बनता तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं R की वैल्यू A/S लिखता, तो A/S लिखता तो S से S कैंसिल, लेकिन ऊपर A आ जाता। इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा A टाइम्स आ जाता स्टडी स्टेट एरर। तो ध्यान रखना अगर यूनिट स्टेप के लिए ये आंसर आएगा तो किसी स्टेप के लिए 5 स्टेप के लिए 6 स्टेप के लिए उतने टाइम बन जाएगी एरर। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है, तो अभी हमने क्या किया, केपी की वैल्यू हमने स्टडी स्टेट एरर निकाली यूनिट स्टेप के लिए, ठीक है, या स्टेप सिग्नल के लिए, स्टेप सिग्नल के ए से मल्टीप्लाई करना है बस। तो स्टडी स्टेट एरर की डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना, 1/1 + KP, वेयर KP = लिमिट s अप्रोच टू 0 GS × HS। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा और पहले ये जैसे स्टेप सिग्नल हो गया और फिर रैंप सिग्नल हो गया, अभी स्टेप की थोड़ी और एनालिसिस करेंगे टाइप के बिहाफ पे कि इसका टाइप क्या है, उसके बिहाफ पे इसके एरर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम रैंप सिग्नल लेंगे, सेम काम रैंप के लिए करेंगे और पैराबोला के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ, इस केपी को नाम दिए गए यहाँ पे पोजिशनल एरर कांस्टेंट, दिस कॉल्ड पोजिशनल या सिंपल पोजीशन एरर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि पोजीशन एरर कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल डिस्कस है, तब आपको ये पूरा प्रॉपर जितना भी प्रोसीजर था कि हमने एरर निकाल ली ये सब, तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और एट द एंड सब्जेक्ट के बाद मैं आपको ये जितना भी मैं लिख रहा हूँ इसकी सारी PDF में आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सारी PDF। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।